हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। तो आज हम अपनी नई सीरीज शुरू करते हैं। इसमें हम अंग्रेजों द्वारा लाए गए अधिनियमों को समझेंगे या एक्ट जो अंग्रेज भारत में प्रशासन के लिए लेकर के आए थे। आप इस चैप्टर को संवैधानिक विकास की संज्ञा भी दे सकते हो कि किस तरीके से भारत में संविधान का विकास हुआ। तो इसी को क्रमबद्ध तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे। तो ये 2-3 लेक्चर्स की आपकी सीरीज होगी और ये आपको हिस्ट्री तथा पॉलिटी के अंदर दोनों जगह पे क्या करेगी, सहायता करेगी। तो पहले हम एक्ट की पृष्ठभूमि को देखते हुए चलते हैं, अंग्रेजों की पृष्ठभूमि को देखते हुए चलते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक्ट्स का इवोल्यूशन हुआ और कैसे भारत का संविधान हमारे सामने प्रस्तुत हुआ और जो उसकी प्रमुख धाराएं हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि अंग्रेजों की जो नींव भारत में पड़ी वो प्लासी के युद्ध से पड़ी। 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया। तो इस युद्ध में अगर आप देखो तो छल का प्रयोग किया गया था और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाकर के मिल गया था। तो इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। तो आप पाते हो कि अंग्रेज जीतने के बावजूद भी या रॉबर्ट क्लाइव जीतने के बावजूद भी बंगाल पर अधिकार नहीं करते। ये बंगाल के अंदर एक नवाब की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं और ये सोचते हैं कि नवाब उनके कठपुतली या पपेट की तरह कार्य करेगा। तो जो पपेट की तरह बैठाया गया था, जिसे रॉबर्ट क्लाइव का सियार या जैकल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव भी कहा जाता है, तो मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था, उसी को ही बंगाल का नवाब बनाया गया। तो ये रॉबर्ट क्लाइव का सियार कहलाएगा, जैकल ऑफ क्लाइव। तो जब तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के अंदर गवर्नर बनकर रहेगा 1757 से 1760, तब तक आप देखोगे मीर जाफर भी बंगाल का नवाब बना रहेगा। और एक तरफ यहां से रॉबर्ट क्लाइव का जाना होता है और दूसरी तरफ आप देखते हो कि जाफर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करना शुरू करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया जाता है। तो मीर जाफर के बाद दोबारा से नवाब बैठाया जाता है जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम एक कुशल शासक माना जाता है। तो मीर कासिम ने कई सारे सुधार किए जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। तो आप पाते हो कि 1757 से 1760 और ये रहेगा 1760 से लेकर के 1763। तो आप देखते हो 1763 में मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया जाता है और पुनः मीर जाफर को ही गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो ये अंग्रेजों द्वारा किए गए रणनीतिक कार्य या बेशर्मी भी आप कह सकते हो, बेशर्मी तो है ये प्रकार के। तो सिराजुद्दौला के हत्या के बाद जाफर के बाद कासिम और कासिम को हटाने के बाद दोबारा से मीर जाफर। तो मीर कासिम जो है अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश करता है। तो मीर कासिम अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट के साथ मिलकर एक त्रिगुट बनाता है। तो इस त्रिगुट में मीर कासिम, अवध का नवाब और मुगल बादशाह शामिल होंगे। तो अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। तो ये त्रिगुट जो है 1764 में अंग्रेजों के साथ युद्ध करेगा बिहार के बक्सर में। तो 22 अक्टूबर 1764 को 1764 को बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाएगा, जिसमें ये त्रिगुट परास्त हो जाएगा और इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाएगी। तो जब अंग्रेज जीत गए तो आप जानते हो रॉबर्ट क्लाइव तो वापस चला गया था 1760 में। तो रॉबर्ट क्लाइव को पुनः भारत में बुलाया गया और अब संध्या करवाई गई। मीर कासिम का तो खेल पहले ही खत्म हो चुका था, जाफर का नवाब बनाया जा चुका था। तो अब अवध और मुगल बादशाह, आप बस ये सोचो कि छोटी मछली पकड़ने गए और यहाँ पर तो बेल मछली हाथ में पड़ गई। तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में 1765 में इलाहाबाद की संधियां की, या प्रयागराज में आप इलाहाबाद को नए नाम से जानते हो। तो इलाहाबाद की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से आप जिसे जानते हो। तो ये दो संधियां हैं, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ जो इलाहाबाद थी वो मुगल बादशाह शाह आलम के साथ की गई और जो दूसरी ट्रीटी थी इलाहाबाद की वो शुजा-उद-दौला के साथ की गई, यानी कि अवध के नवाब के साथ की गई। और इस ट्रीटी के अंदर हम पहली वाली ट्रीटी को देखते हैं। तो आप इसमें देखोगे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो दिखाई देता है, जो एक्ट्स के लिए समझने के लिए जरूरी है, कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई।
तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी, दीवानी का मतलब है रेवेन्यू कलेक्शन की पावर या कर लेने या भू कर लेने का जो अधिकार था वो किसके पास, रॉबर्ट क्लाइव, या रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के लिए उस अधिकार को लिया था। तो अब हम दोबारा से आते बंगाल के अंदर। तो जब रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के दीवानी अधिकार मिल गए, बिहार के दीवानी अधिकार मिल गए, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए, तो उसने बंगाल के अंदर द्वैत शासन की शुरुआत कर दी। तो बंगाल का द्वैत शासन, द्वैत शासन शब्द आपको कई जगह देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको समझाऊंगा भी। तो बंगाल के द्वैत शासन का मतलब यह था कि बंगाल के अंदर शक्तियों की दो धुरियां बन गई, दो पोल्स आ गए पावर्स के, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब। तो दोनों के पास ही कुछ ना कुछ अधिकार थे, लेकिन नवाब के पास वित्तीय अधिकार कम और उत्तरदायित्व ज्यादा, और अंग्रेजों के पास वित्तीय अधिकार अधिक और उत्तरदायित्व या रिस्पांसिबिलिटी के नाम पर उनको अपने सर पे उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। और इसका परिणाम यह निकला कि बंगाल के अंदर व्यापक रूप से अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। 1770 में आप पढ़ते हो, पहला आधुनिक भारत का अकाल बंगाल में पड़ता है। अंग्रेजों ने कृषि को नष्ट कर दिया, व्यापार को नष्ट कर दिया, लेकिन अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे बंगाल से। लेकिन एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नौकर थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो तो अमीर होते जा रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी बर्बाद हो गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाथ फैलाया ब्रिटिश संसद के सामने और उनसे कर की मांग, ये ऋण की मांग करी। तो राजा भी सख्ते में आ गए कि भैया आप इतना पैसा कमा रहे हो भारत के अंदर और यहाँ हमसे ऋण मांग रहे हो। तो अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि कंपनी के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से कंपनी को रेगुलेट किया जाए, कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार को रोका जाए और भारत के अंदर जो वो कमाई कर रहे हैं उसके ऊपर नजर रखी जाएगी, ये भारत में असल में कर क्या रहे हैं। क्योंकि थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी ना, और दूसरी तरफ ब्रिटेन का राजा जो था उस व्यापारी कंपनी को नियंत्रण करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है ब्रिटिश संसद के माध्यम से। तो अब इस बैकग्राउंड के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो तब आपको दिखाई देता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू सारे ही एक्ट्स का दे देता हूं, फिर एक एक करके हम डिटेल में सभी एक्ट्स को पढ़ेंगे। खैर, तो इसमें सबसे पहला जो मैंने आपसे कहा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की गई। खैर, अभी मैं इसको डिटेल में और आपको बताऊंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट एक एक करके हम सारे एक्ट्स को खोलते हुए पढ़ेंगे। पहले हम ओवरव्यू सारे एक्ट का देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो कमियां रह गई थी वो 1781 यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसे हम कहते हैं, या फिर संशोधन था ये किसका, आपका रेगुलेटिंग एक्ट का। तो वो आता है, ठीक है, इसके अंदर कोई महत्वपूर्ण ज्यादा कुछ तथ्य निकलता नहीं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट जो है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट फिर से कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। और यहां पर देखोगे आप सबसे बड़ा बिंदु ये आता है कि कंपनी के अंदर ही द्वैत शासन की क्या कर दी जाएगी, स्थापना कर दी जाएगी। इसके बाद आपकी चार्टर एक्ट की सीरीज शुरू होती है। अब मैं सीरीज इसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन अधिनियमों के द्वारा कंपनी का चार्टर या कंपनी का जो अधिकार था भारतीय व्यापार का वो 20-20 सालों के लिए बढ़ा दिया जाता था। और जब वो 20-20 सालों के लिए बढ़ा दिया जाता था तो आपको बस अगर पहला भी आपने याद कर लिया चार्टर एक्ट तो आपको बाकी के चार्टर एक्ट याद हो जाएगा। तो सबसे पहला चार्टर अधिनियम आता है 1793, 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में कंपनी का जो अधिकार था, भारतीय व्यापार का अधिकार था, 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 1813 तक बढ़ा दिया गया। तो 1813 में फिर दूसरा चार्टर एक्ट आता है, चार्टर ऑफ 1830। फिर कंपनी का चार्टर भारत के लिए 20 व्यापार का जो चार्टर था 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 1833 तक। तो अगला चार्टर अधिनियम आता है 1833 में, 1833 में। और इसके बाद दोबारा से कंपनी का चार्टर भारत में 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि अगला चार्टर जो आएगा वो 1853। तो आप बस इस बात को ध्यान रखना कि चार्टर अधिनियमों की सीरीज में अंतिम जो चार्टर था या अंतिम चार्टर जो एक्ट था वो 1853 में आया। इसमें कंपनी का चार्टर 20 सालों के लिए नहीं बढ़ाया गया और यह व्यवस्था कर दी गई कि राजा जब चाहे कंपनी के अधिकार को भारत में समाप्त कर सकता है। तो 1853 अंतिम चार्टर एक्ट के रूप में याद रखना, 1793 प्रथम चार्टर एक्ट के रूप में याद रखना, और बाकी अगर तारीख याद रखने की कोई समस्या इसमें है 1793 आप ध्यान रखना, तो उसके 20 साल, उसके 20 साल और उसके 20 साल के बाद कंपनी का जो चार्टर बढ़ता गया।
तो यहां तक आपको याद रखने में कोई समस्या मुझे लगता है नहीं रहेगी। पहले आपको एक्ट का सन याद रख लेना है कि किन परिस्थितियों में, फिर हम उसको देखेंगे कि किन परिस्थितियों में वो एक्ट आ रहे हैं। तो जब आप देखते हो 1853 के एक्ट के बाद, तो सबसे बड़ी घटना जो घटती है वो घटती है 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद भारत के अंदर कई सारे बदलाव किए गए, और वो बदलावों की घोषणा जो थी वो अगले साल यानी कि 1858 में रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ हुई, जिसे रानी की उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया कहते हैं। तो 1858 की उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन, जो लॉर्ड कैनिंग जो समय का गवर्नर जनरल, वही जो पहला वायसराय बनेगा, उसने पढ़ करके उसे सुनाया। तो इस उद्घोषणा के महत्वपूर्ण बिंदु कि कंपनी का जो भारत में व्यापारिक अधिकार है वो समाप्त किया जाता है, गवर्नर का पद, गवर्नर जनरल का पद वायसराय में सृजित किया जाता है या वायसराय में बदला जाता है, एक नया पद जो भारत सचिव के नाम से जाना जाएगा उसका सृजन किया जाएगा, और भारत के अंदर राज्य हक की नीतियों का त्याग होगा, और भारत के अंदर एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की कोशिश की जाएगी जिस पर भारतीयों को शामिल किया जाएगा, यानी कि अच्छे शासन की व्यवस्था भारत के अंदर की जाएगी। तो 1858 की प्रोक्लेमेशन के बाद आप इसे बैकग्राउंड में ध्यान रखते हुए ध्यान रखना, तो अगले कुछ अधिनियम आते हैं, तो इन अधिनियमों को हम काउंसिल एक्ट के नाम से जानते हैं। तो 1861 में आपको काउंसिल एक्ट दिखाई देगा, वही जो घोषणा रानी विक्टोरिया ने की थी, इसे हिंदी में परिषद अधिनियम कहते हैं। तो भारतीयों के लिए जो परिषदें बनाई जाएंगी जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, तो वो जो है काउंसिल एक्ट के द्वारा आपको दिखाई देगा। तो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 और दूसरा काउंसिल एक्ट 1892 का काउंसिल एक्ट। तीसरा जो एक्ट है जिसको आप परिचित भी होंगे, आपने सुना होगा मॉर्लेमेंटो सुधा 1909। तो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 काफी बदलाव के साथ किए गए। आपने देखा था मुस्लिम उपप्रतिनिधि निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई थी। और इसके बाद, इसके 10 साल के बाद आप ध्यान रखना कि सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम आता है आपके सामने 1919 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो 1909 में मॉर्लेमेंटो सुधार है और ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार है 1919 में। तो इस मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की स्थापना, यानी कि डायरकी इन प्रोविंसेस। या प्रांतीय द्वैध शासन जिसे हम कहते हैं, तो प्रांतीय द्वैध शासन कहिए या डायरकी कहिए प्रोविंसेस के अंदर। तो आप देखेंगे कि यहां पर अंग्रेज जो है इसकी व्याख्या या इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको देखने के लिए कि डायरकी ने कैसे काम किया, वो क्या करेंगे, एक व्यवस्था कर देंगे इसी के अंदर कि 10 साल के बाद, यानी कि 1929 में कमीशन भारत में आएगा जो जांच करेगा डायरकी की, और वो पाएगा कि भैया इसने सही काम किया है, गलत काम किया, और उसकी आगे फिर जो कार्रवाई होगी, अगला जो अधिनियम आएगा उसी रूप में उसे लाया जाएगा। तो 10 साल के बाद तो नहीं, लेकिन आप देखोगे 1927 में एक घोषणा हो जाएगी कमीशन की, जिसे साइमन कमीशन के नाम से हम जानते हैं, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आ भी जाएगा अपनी तय सीमा से पहले, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर चुनाव था और कंजर्वेटिव पार्टी को पता था चुनाव हार रहे हैं, तो वो पहले अपने हाथों से ये सब कारनामे करके जाना चाहते थे। तो 1919 के अंदर जो डायरकी लाई गई थी उसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन बैठा, और साइमन कमीशन का विरोध हमने किया, क्योंकि साइमन कमीशन के 7 सदस्य अंग्रेज थे या श्वेत थे, तो ऑल वाइट कमीशन भी उसे कहा जाता है। तो यहां पर साइमन ने अपनी रिपोर्ट दी। साइमन का तो विरोध हमने कितना ही किया, लेकिन साइमन भारत आया, उसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, और उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त किया जाए और वो द्वैध शासन केंद्र में लाया जाए। और दूसरी उसने बहुत बड़ी बात कही, उसने कहा भारत के अंदर संघीय व्यवस्था की स्थापना की जाए। खैर, साइमन की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई लंदन के अंदर, जिसे हम पहला राउंड टेबल, दूसरा राउंड टेबल और तीसरे राउंड टेबल में पढ़ते हैं। और हम वहां पढ़ते हैं कि गांधी जी ने दूसरे राउंड टेबल में भाग लिया था, बी आर अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक श्वेत पत्र जारी, व्हाइट पेपर जारी होता है, और उसी के आधार पर एक नया अधिनियम आता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो आज भी हमारे संविधान के भीतर एक बहुत बड़े स्रोत के रूप में देखा जाता है। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भारत के अंदर प्रांतीय चुनाव करवाए जाएंगे इसके बाद 1937 में, जिसमें कांग्रेस 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना लेगी।
संघीय व्यवस्था ये भारत के अंदर लेकर आना चाहता था, लेकिन वो संघीय व्यवस्था नहीं आ पाई। अभी हम आगे का मुद्दा हमारा वही है कि क्यों नहीं आ पाई। इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना करवाई गई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो आगे चलकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग बना, उसको यहाँ पर बनाया गया। बनाया का मतलब यह है कि वो बंद तो 1926 में ही गया था, लेकिन अब उसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया था। 1950 में वो यूपीएससी के नाम से जाना गया। और इसके बाद आप देखते हो प्रांतीय चुनाव हो जाते हैं, फिर वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है, विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। मैं पृष्ठभूमि हर एक्ट के साथ आपको बताते हुए चलूंगा आगे। तो वर्ल्ड वॉर के बाद भारत के अंदर संविधान सभा की स्थापना की कोशिश की जाएगी और उसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तो अगला जो अधिनियम आता है वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जिसके तहत एक पाकिस्तान और एक भारत देश आपके सामने बनकर आ जाते हैं। तो आप जब एक्ट्स को पढ़ते हो तो आपको सबसे पहला तो क्रम यही होता है, तो आप अलग अलग रूपों से देख सकते हो। तो एक और तरीका इस तरीके से एक्ट को पढ़ने का देखो कि 1773 का इलेक्टिंग एक्ट, 1781 का एक्ट, 1784 का एक्ट और इसके बीच में एक 1786 का एक्ट भी आएगा। वो कॉर्नवालिस के लिए विशेषकर लाया गया था, उसको मैं आगे चर्चा कर पाऊंगा। उसके बाद चार्टर एक्ट की सीरीज 1793, 1813, 1833, 1853। यहां तक जो एक्ट है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए गए या ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लगाने के लिए लाए गए हैं, यानी कि अभी तक भारत के अंदर कंपनी का शासन था। इसके बाद के जो अधिनियम है, जैसे रानी विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन हो, काउंसिल एक्ट हो या 1892 का काउंसिल एक्ट हो या 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार, ये सभी जो अधिनियम है ये क्राउन के अधीन लाए गए थे या ब्रिटिश क्राउन का जब शासन भारत के अंदर हुआ उसके अधीन ये लाए गए थे। तो खैर, तो ये आप उसे ध्यान रखेंगे। तो आप रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत करना, इन तीन एक्ट को पहले समझते हुए चलना, उसके बाद चार्टर एक्ट की सीरीज को ध्यान रखना और उसके बाद 1857 की क्रांति से बनाते हुए इन एक्ट को ध्यान रखने की कोशिश करना। तो आपको क्रम याद हो जाएगा सीधा सीधा कि किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आपको एक्ट्स को पढ़ना होता है। सबसे पहला तो समस्या आपका, मेरी उम्मीद है कि निपटी गई होगी ये समस्या, जो एक्ट की समस्या काफी बच्चों के सामने रहती है। तो अब हम हर एक्ट को पढ़ते हुए चलेंगे, उसकी सीरीज को बनाते हुए चलेंगे और साथ साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बैकग्राउंड उस समय था और क्या उसका निष्कर्ष निकला और अगले एक्ट के द्वारा उसको कैसे सुधारा गया या उसके अंदर कैसे सुधार लाया गया। तो अभी पहले लेक्चर के लिए इतना है इसमें।